well as maintenance and operation of major infrastructure. He has an expertise in matters related to establishment, budget, tenders, and contract management, etc. Over to you, sir. If you are not vigilant, vigilant will be active. ये किसने बोला, कब बोला, कहाँ बोला, ये अगला यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाला है. If you are not vigilant, vigilance will be active. ये इस गौरवमान कंपनी एचसीएल ताम्रे परिवार के मुखिया और आज के चीफ गेस्ट सीएमडी एचसीएल ने इसी मंच से बोला, ऐसे मंच से जहाँ पर साथ में हमारे डायरेक्टर माइनिंग थे, सीवीओ एचसीएल थे, कलकत्ता एरिया के सारे सीवीओ थे, माइनिंग सेक्टर के सारे सीवीओ थे, इतने सारे विजिलेंस ऑफिसर्स थे और ताम्र परिवार के सीनियर ऑफिसर थे. कितना अच्छा लगता है ना कि जब अपना मुखिया एक तरफ विजिलेंस को और एक तरफ माइनिंग डायरेक्टर को बुला कर बैठा के रखे कि एक तरफ प्रोडक्शन होगा और एक तरफ से हमारा इंटीग्रिटी होगा तो हम आगे बढ़ेंगे. जब मैं इस टॉपिक को देखा कि इथिक्स द रोड टू सक्सेस, उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये टॉपिक का ज़रूरत है क्या. मतलब हमको ये बताने की ज़रूरत है क्या कि इथिक्स इज रोड टू सक्सेस. ये हमको बताने की ज़रूरत है क्या कि सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये बताने की ज़रूरत है क्या कि राजभाषा भी हमारे कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे ड्यूटी का पार्ट आता है. क्या ये भी बताने की ज़रूरत है क्या कि विजिलेंस इज विथ यू, बाय यू, फॉर यू. विजिलेंस आपके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है. इथिक्स रोड्स मतलब अनुशासन हमारे सफल जीवन का राज होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको कुछ ये बताने की नौबत कब आती है? बच्चों को बताया जाता है. जब हम लोग छोटे थे तब बताते थे. तो उसी में आज ही एक कविता बनाया कि न जाने क्यों, न जाने क्या पढ़ा लिखा, न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज़ रोज़ स्कूल गए, भौतिकता की आंधी में हम नैतिकता को भूल गए. मतलब ज़रूरत पड़ रही है बताने के लिए, इसलिए ये टॉपिक जिसने भी रखा, जो इसकी भी थॉट है, मैं उस माइंड को सलाम करना चाहता हूँ कि इस स्टेज में आपने इस टॉपिक को रखा है. ये इथिक्स होता क्या है? हमेशा सबके दिमाग में रहता है क्या कि ये पतंग जब उड़ाते हैं ना तो ये डोर नहीं होता तो पतंग और ऊंचा जाता. सबके माइंड में रहता है कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं रहता ना तो हमारा कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता. माय डियर फ्रेंड्स, अनुशासन से हम आगे बढ़ते हैं. वो पतंग का डोर है, वो पतंग को ऊंचाई पहुंचाता है. वैसे ही विजिलेंस डिपार्टमेंट उस पतंग की डोर की तरह है. उसको अपना विजिलेंट रहिए. हम खुद विजिलेंस ऑफिसर बनिए. विजिलेंस रहना है, अनुशासन को पालन करना है और मोरल वैल्यूज को लेकर चलना है, इथिक्स को लेकर चलना है. अदरवाइज हम कहीं के नहीं रहेंगे. जब आपके सीएमडी साहब इसी स्टेज से बोल रहे थे कि प्रोडक्शन में हम लोग बेटर कर रहे हैं, निगेटिव थे, रेड में थे, ग्रीन में आ गए, फाइनेंशियली हम लोग अच्छा कर रहे हैं. सर को तो हमको खुशी होती है कि सीएसआर फील्ड में भी आपने कितना कितना काम किया. जब महामहिम राज्यपाल से आपने प्राइज लिया सर, तो हमको थोड़ा सा सोचने में आया कि इज इट एचसीएल इज डूइंग लाइक दिस. आज जब हमारे संजीव सिंह साहब ने बताया कि हम लोग माइनिंग सेक्टर में इतना डेवलप कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट में जा रहे हैं, अपन आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही 38% के जा रहा है, तो इतना बदलाव हुआ है क्या एचसीएल में? दुनिया वालों को पता है क्यों नहीं? और फिर मैं आपका टॉपिक को देखा सक्सेस. जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हमको 3 वर्ड मिला. वन इज कॉल्ड ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस. ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ये 3 शब्द में अंतर क्या है? ग्रोथ उसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कोई बच्चा बड़ा हो गया
यदि उसका फिजिकल ग्रोथ हुआ है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। यानी यदि हमारा प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, आईटी का यूज कर रहे हैं, जैसे माइनिंग सेक्टर में आप लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, जिस तरह से आप एमडीओ में जा रहे हैं, जेम का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्दर। दूसरा शब्द आता है प्रोग्रेस। उसमें यदि हम रूल लगा दें, लॉ लगा दें, ट्रेनिंग दे दें, डिसिप्लिन जोड़ दें, इथिक्स जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। मैं जितना सुना, और सर आपका मैं गणतंत्र दिवस का संदेश भी पढ़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि SCL ग्रोइंग वेल, SCL ग्रोइंग वेल, खास करके 2019 के बाद से ये बोल सकता हूँ कि, और जिस तरह का ये बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरह का लोगों का ट्रेनिंग, और जिस तरह से विजिलेंस मैटर पे आप लोगों ने विजिलेंस अवेयरनेस पीरियड में काम किया, और टेक्नोलॉजी का जिस तरह से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी में जिस तरह से काम कर रहे हैं। सर बोल रहे थे कि मैं एयरपोर्ट में रुक करके बोलता था कि नहीं इस कंडीशन को हटाओ, जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। तो रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, नहीं प्रोग्रेसिंग वेल, SCL इज प्रोग्रेसिंग वेल। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब आता है तीसरा शब्द, सक्सेस। यदि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग ने प्रोडक्शन वाला जो हो गया, प्रोग्रेस वाला गया, उस प्रोग्रेस में यदि हम मोरल वैल्यू जोड़ें, ह्यूमैनिटी जोड़ दें और स्पिरिचुअलिटी जोड़ दें, तो वो होता था सक्सेस। मतलब संपूर्ण विकास, सफलता, सक्सेस उसी को कहते हैं। तो कल्पना करें, मैं कोल इंडिया में तो एक ब्रांड CIL@50, क्योंकि हम 50 साल पूरा हो रहे हैं, ये ब्रांड मिशन लेकर चल रहे हैं। तो आप SCL वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों नहीं परिकल्पना कर रहे हैं कि हम अपने SCL को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाएंगे, जहाँ पर मोरल वैल्यूज, ह्यूमैनिटीज में, आप ह्यूमैनिटीज में बहुत काम कर रहे हैं। कोविड पीरियड का हेल्प देखिए, चाहे जिस तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो लोगों का अपने सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से इन्वायरमेंटल फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको और काम करना है और आगे बढ़ाना है, और इथिक्स वे में जाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये मिशन बना के चलें। और करेगा कौन? आपके आप बोल रहे थे कि हम बहुत कम हमारे ऑफिसर हैं, ये संजीव साहब आपसे हम एग्री नहीं करते हैं। कौरव और पांडव में जो लड़ाई हुई थी ना, तो कौरव केवल 5 ही थे, पांडव केवल 5 थे, कौरव 100 थे। कौरव की सेना बहुत छोटी थी, पांडव पता नहीं कितने थे, लेकिन जीता कौन था? पांडव की विजय हुई। तो आपका छोटा टीम होने से नहीं होता है, आपके लोग इतने अच्छे हैं, आपके लोग एसेट हैं, और जिस तरह से इथिक्स और मोरल वैल्यूज और जिस तरह से टॉप लीडरशिप का साथ आएगा, तो ऑब्वियस है कि विजय आपकी होगी। एक इथिक्स के बारे में जब जान रहा था मैं, तो आपके CMD साहब का नाम है श्री घनश्याम शर्मा, मतलब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हों, तो पांडव यदि यहाँ हैं, तो कितना हो बड़ी कौरव सेना होगी, तो उसको पराजय होना ही है। लेकिन मैं ये बात बोल क्यों रहा हूँ? एक रुक्मिणी का और राधा का बारे में कभी रुक्मिणी ने क्वेश्चन किया भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी नाम खाली राधा का होता है, देखिएगा हमेशा राधा कृष्ण का ही नाम होता है, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा एक्सपेरिमेंट में भरोसा रखते थे। मैं एथिक्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ गए। वैद्य जी ने बताया कि किसी भी महिला का, किसी भी नारी का पैर से छुआ हुआ जल, पानी, पैर से यदि पानी को छू ले वो महिला, और वो इनके माथे पर लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण के, तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। मतलब स्त्री का छुआ हुआ पानी जो पैर से छुएगी लेडी, और उसको इनके माथे पर लगाएगा तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। पूरे राज्य में भेजा गया, पूरा द्वारिका में सब कुछ हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ कि नहीं मैं पैर से पानी छूऊंगी, भगवान के लगेगा तो हम पाप लगेगा। रुक्मिणी को बोला गया, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, मुझको नरक मिलेगा, मान्यता था। फिर राधा को बोला गया, राधा ने पैर से छुआ और उसको लगाए, भगवान श्री कृष्ण ठीक हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण पूछे, देखे
देखे, इसलिए उसका नाम ज़्यादा है। मतलब हो गया कि हम मान्यताओं पर ना जाएं। जो हमारा कंपनी डिमांड कर रहा है, जो हमारे कंपनी की सेहत डिमांड कर रहा है, वो काम करेंगे। मिथ्या पर, जो प्रचलित होता रहा, उस पर नहीं जाएंगे। हमारे कंपनी को ये डिसीजन लेने से यदि कल भला होना है तो वो काम करेगा। रूल नहीं है तो हम रूल डिस्कस करेगा, रूल बनाएगा, अपने बॉस से डिस्कस करेगा, जरूरत पड़ेगा तो सीएमडी साहब से साइन कराएगा, लेकिन जो कंपनी के हित में है वही काम करेगा। ये अंतर है एथिक्स और मोरल वैल्यूज में। मतलब मोरल वैल्यूज में होता है कि हम यहाँ से काम करते हैं, और एथिक्स में है कि यहाँ से काम करना है। मतलब साहब बताए कि हम लोग कॉरपोरेट फंड का यूज करते हैं। जब हम पब्लिक मनी को खर्चा कर रहे हैं तो हमको बहुत ही सावधान रहना है। तो एथिक्स मतलब जो रूल है, जो नॉर्म्स है, जो हमारा कंपनी के हित में डिसीजंस हैं, उस पे हमको काम करना है। दैट इज इथिकल डिसीजन लेना है। एथिक्स मीन्स जो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो वो काम करना है। कभी ये नहीं कि कोई गरीब आदमी है, टेंडर डाल दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उसको रूल को वायलेट करके टेंडर दे दिए क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कॉर्पोरेट एथिक्स को टॉप पे रखना है, अदरवाइज हम कल नहीं तो परसों प्रॉब्लम में चले जाएंगे। एक और, मैं खुद विजिलेंस ऑफिसर हूँ, एक हमेशा मिथ्या बना रहता है। सरकार साहब भी बताए कि विजिलेंस आपके लिए है। विजिलेंस जैसे बाकी डिपार्टमेंट होता है, वैसे विजिलेंस भी एक डिपार्टमेंट है। कोई पर्सनल है, फाइनेंस है, कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट, वैसे राजभाषा डिपार्टमेंट है। वो भी सेम सीएमडी को रिपोर्ट करता है जिसके यहाँ आप करते हैं। ये मैनुअल में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी बॉस वही होता है जो आपका बॉस है। विजिलेंस का भी टारगेट वही है जो आपका टारगेट है। जब कोई इंटीग्रिटी वाली मैटर आती है, करप्शन वाली बातें आती हैं, चाहे बॉस ऐसा स्टेटमेंट देगा कि विजिलेंस आपके पीछे पड़ेगा, तब विजिलेंस एक्टिव होता है। वो उसका काम है। हमने गलत टीएट कोई पुटअप कर दिया, पर्सनल डिपार्टमेंट ने 10 ऑब्जर्वेशन लगा के भेज दिया, तो हम रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन विजिलेंस वाला एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भेजता है तो लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी रिप्लाई दे दीजिए। जब भी कोई विजिलेंस वाला आपको बुलाता है या आपका क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका फाइल ले जाता है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका काम है, वो ड्यूटी कर रहा है। यदि आप डरना किसको है कुछ लोग हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3% होते हैं कि जो डरते हैं, उनको डरना भी चाहिए। अब बॉस यदि ऐसा है तो खुलेआम भेज देगा पीछे विजिलेंस वालों को कि इसको छोड़ना मत। इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए। एक और, कभी भी विजिलेंस वाले से पूछ के काम मत कीजिए। मैं आपसे, सिंह साहब, आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ। हर विजिलेंस का कोई अपना किताब नहीं होता है। विजिलेंस वाला आपका ही मैनुअल को देखता है, आपका रूल को देखता है कि आपने काम किया कि नहीं किया, और उसी को देख करके करता है कि आपने फॉलो किया कि नहीं। माय डियर फ्रेंड, आप अपना रूल अपने हिसाब से बनाइए, अपने माइनिंग के हिसाब से बनाइए, अपने लिमिटेशन के हिसाब से बनाइए, अपना हित को ध्यान में रखते हुए बनाइए। लेकिन यदि एक बार आपने रूल बना दिया तो उसको फॉलो कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए। यदि आप विजिलेंस वाले से पूछने जाएंगे तो ऐसे ही आप कन्फ्यूजन में हैं और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एक डिसीजन लेना है, क्योंकि हमको इसके लिए सैलरी बन है। हरसिमरन सिंह साहब ने ये छोटे से रूम में बैठे हुए पूरा विश्व का उन्होंने भ्रमण करा दिया। हमको विजन 2047 का याद दिलाया उन्होंने, कैसे हमको आगे जाना है। पहले हम सोने की चिड़िया थे और फिर से सोने की चिड़िया बनना है। आपने बताया पहले हम लोग विश्वगुरु थे, फिर से विश्वगुरु बनना है। यदि हम उस पर जाएँ तो वास्तव में हम लोगों का वर्ल्ड के इकोनॉमी में 53% का कंट्रीब्यूशन था आज से 1000 साल पहले, और 500 साल पहले हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन था। पृथ्वीराज चौहान 1191 में थे राजा, उस समय इंडियन कंट्रीब्यूशन 36% था। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए 1947 में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3.6% था, और आज हम वही 6-7% के आसपास घूम रहे हैं।
और वर्ल्ड का पॉपुलेशन का हम 25% है। यार कम से कम 25% पॉपुलेशन है तो 25% पर तो जाएं, नहीं इतना हम लोग पीछे हैं। इतना मेहनत करना पड़ेगा। और नसीब अच्छा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल पावर है, मैनेजमेंट का हेल्प है, सहयोग है। लोग इतना बड़ा बड़ा ट्रेनिंग, HCL यदि इतना बड़ा बड़ा ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब बॉस का पूरा सपोर्ट है, आपका गार्जियन का हाथ है, आप अभागे नहीं है, आपके साथ पूरा सहयोग है, आप इतना कैपेबल हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम अंदर से जगे नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। तो जगिए और प्रोडक्शन के साथ साथ विश्व को, देश विश्व में हम अपना स्थान को पाना है, इस तरह से जाना है, इस पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। CMD साहब ने एक और बात बताया, मालाफाइड बोनाफाइड। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, नौकरी क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, या घर परिवार में भी हम तो डिसीजन लेने के लिए करते हैं। डिसीजन लेने के लिए चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है फियरलेस माइंड होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यानी ऐसा कंपनी का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ मैं शान से रह सकूँ, डर बिना निडर होकर रह सकूँ, कोई करप्शन का डर भय न रहे, यानी करप्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। विजिलेंस वाले आपके साथ हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिए। ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि विजिलेंस वाले हमको पकड़ ले जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए है। वो भी आपके जैसे एक डिपार्टमेंट है, वो भी अपना काम करेगा, करता रहेगा। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। मैं तो अपने कोल इंडियन को बोलता हूँ कि आग पे चलिए, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बोल्ड डिसीजन लीजिए और आग पे चलिए। यदि आपका पैर जलेगा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपका भाई बैठा हुआ है, वो आपको मलहम लगाएगा। इस मेंटलिटी को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। आप वर्किंग कल्चर की बात कर रहे थे सर, वर्किंग कल्चर की जब बात आती है तो हमने, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो बोला कि तुम पढ़ने में तेज है यार, अच्छा से पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। तो जब 5-6 साल में नौकरी किया तो मोबाइल आ गया, तो सर मैंने उसका मैसेज बनाया कि ये आँखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बोला था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। नहीं, बात हंसने की नहीं है, नहीं, ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में है तो हमको आराम करने के लिए बने हुए हैं। ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन है, विजिलेंस वाला आया तो खाली फॉल्ट फंडिंग करेगा, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, हमको काम करना है। जितना ज़रूरत इसके लिए, ये डिसीजन हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे कंपनी के लिए ज़रूरत है, उतना ही विजिलेंस की कंपनी है, विजिलेंस की भी ज़रूरत है। तो आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। वो बोल्ड डिसीजन सोच समझ के लीजिए, रूल देखते हुए लीजिए, डिस्कस करके लीजिए। और वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। यदि गलत भी होगा तो माय डियर फ्रेंड, मेरी बात मानिए, यदि 2-4 साल बाद गलत हो गया, बॉस ने पकड़ लिया या विजिलेंस ने पकड़ लिया, तब भी चूंकि आपने सोच समझ करके कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। मतलब आपको अंदर से ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने उस समय सोच समझ के डिसीजन लिया था, अपना कंपनी के हित में डिसीजन लिया था। और सबसे बड़ा, मैं अपना आपको बॉस, मैं अपने दिल को मानता हूँ। यदि मेरा दिल मानता है कि मैंने ठीक किया है तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए, लेकिन आपको काम करना है, डिसीजन लेना है, भले गलत हो जाए तो क्या बात है, लेकिन हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, काम करना है, आगे हमको बढ़ना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए डिसीजन लेते हैं कि हमको कलकत्ता में पोस्टिंग बनी रहे, हमको 10 रुपया मिल जाए। ऐसे डिसीजन भी लेते हैं कि किसी को फेवर हो जाए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा डिसीजन तो गलत होना ही है, वो कभी सही नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन।
आपका नीयत खराब है। उसमें मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। ना मेरा तकदीर खराब था, डिसीजन लिया, गलत हो गया, ऐसे लोगों को तो भगवान माफ कर देते हैं। तो विजिलेंस वाले चाहे बॉस क्या है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते सीबीओ साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत खराब होती है। उनको कतई नहीं छोड़ना है जिसका मालाफाइड इंटेंशन से काम करना है। ना बड़ा खराब लगता है सर जब लाल पेन चलाना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2-3% ऐसे मिल जाएंगे जो बिना इंजेक्शन के, बिना पनिशमेंट के नहीं मानने वाले। और मैंने एक और मिशन लगाया था कि ऐसे लोगों को जो करप्ट हैं उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाए, उनको बायकाट किया जाए, और जो एग्रीड लिस्ट और सीक्रेट लिस्ट में है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनको तो किसी हालत में हम सेंसिटिव पोस्ट पर रखे ही नहीं। सर आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग ड्राइव लेकर के 84 लोगों को शिफ्ट किए, सेंसिटिव से बाहर किए। उसको फील तो होना चाहिए कि हम गलत किए थे, इसका हमको पनिशमेंट मिल रहा है। और आजकल तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिल गया, दैट इज कॉल्ड पीडीपी कंप्लेन। पीडीपी रेजोल्यूशन सीबीसी ने 2004 में स्टार्ट किया था। गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा कैसा है, बहुत ही टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है। और जो पीडीपी कंप्लेन करता है इतना अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट लगाता है कि देख करके खुशी होती है कि भाई ये तो हमारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपको सर अच्छा क्वालिटी कंप्लेन आता है। और आपको बताते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है हमको कि एक एक कंप्लेन में हमको 14 लोगों को मेजर पार्टी चार्ज देना पड़ा। इस तरह से इस तरह का कंप्लेन हुआ था। तो पीडीपी कंप्लेन का यूज कीजिए, ऐसे मालाफाइड इंटेंशन वाले हैं ऐसे ही सुधर जाएंगे। तो टॉप सीक्रेट होता है। कई बार तो हमको लगता था कि उसका स्टेनो बाबू कंप्लेन कर दिया, क्योंकि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जो किसी और को नहीं पता है। तो पीडीपी कंप्लेन का पूरा मैं जहाँ जाता हूँ मैं प्रचार करता हूँ और खुलेआम बोलता हूँ कि आप अप्लाई पर करो। उसमें चूंकि टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है, सीबीसी को सीधे लिखा जाता है, अपने सीबीओ को चाहे किसी और को नहीं लिखना है, और वो टॉप सीक्रेट होता है, उसमें आप इसका यूज कीजिए, आपको उसका रूल होता है, तभी आपको कंप्लेन कर पाएगा। जब सीएमडी साहब यहाँ से स्पीच दे रहे थे तो उनका चेहरे के चमक में ऑब्जर्व कर रहा था, चेहरे पर खुशी, चेहरे पर चमक। ये चमक आता कहाँ से है? जब कोई टारगेट पूरा करता है, जब कोई अचीव करते हैं, कहीं पास होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो सडनली हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लकीली साहब का मंत्रालय, मंत्री, हमारे मंत्री सेम है। हर कहीं कहीं ऐसा प्रोग्राम में साहब हम टकरा जाते हैं, पता चला कि वहाँ से कोई अवार्ड लेने आए हैं, कोई सर्टिफिकेट लेने आए हैं, कोई अचीवमेंट लेने आ रहे हैं। नहीं, एचसीएल इस तरह से काम कर रहा है, वो आपके मेहनत के चलते। हर माइन से लोग आए हुए हैं, हर मायने वाले जो काम करते हैं, आपका जो मेहनत होता है उसके चलते एचसीएल का डेवलपमेंट हो रहा है और एचसीएल का नाम हो रहा है, आपके सीएमडी का चमक आता है। नाम एचसीएल का होता है। अभी देखिए बोलते हैं हम लोग दिया जल रहा है, लेकिन दिया नहीं जलता है, जलता है तेल, जलती है बाती, और नाम होता है दिया जल रहा है। ये भी विडंबना है, अजीब बात है। नाम हो रहा है एचसीएल का, लेकिन काम कौन कर रहा है? हमारा माइन का मजदूर, माइन में जो काम करते हैं वो काम करते हैं। आप काम करते हैं, आपका नाम उससे एचसीएल का नाम करता है। जब डायरेक्टर माइंस से यहाँ से बोल रहे थे कि राष्ट्र के निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन बता रहे थे कि कॉपर नहीं तो जीवन नहीं, यानी आपका राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूशन क्या, इसके बारे में सोचिए। मतलब बिना कॉपर का ना तो मोबाइल हो सकता है ना कुछ, मतलब इस तरह का कंट्रीब्यूशन आपका है, तो कितना खुशी होती है, कितना प्राउड है कि हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं कि जो सीधे हम यहाँ से बटन दबाते हैं और विकसित भारत का सपना पूरा होता है। तो ऑब्वियस है कि उस मुखिया के चेहरे पर तो चमक आएगा ही जहाँ के लोग ऐसे होते हैं। और हमेशा मैं, आप एमडीयू में जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और किताब इन्होंने बनाया, तो सीबीओ साहब ने हमको बोला कि सर एक अपना कुछ कविता दे दीजिए या कुछ आर्ट। तो मेरा एक किताब में एक कविता है और मेरा एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़िएगा, इसको पीडीएफ भी डाल देना, हम लोग इसको ग्रुप में डाल देंगे। मैंने अपने एक आर्टिकल में ये लिखने की कोशिश किया है कि विजिलेंस इज बाई यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज।
आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। और इथिक्स के बारे में मेरा कविता है, उसी से रिलेटेड था, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। तो मैं उसका एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। वक्त के इस दौर में, आपने बोला ना कि सत्य क्या है, सत्य और असत्य में हमेशा बहुत अंतर होता है। कोई यदि करप्शन के पैसा से कुछ ना हो जाएगा, देखिएगा उसके दिमाग में डर होता है। मैं तो बोलता हूँ कि अब पैसा कुछ गलत माध्यम से लेके जा रहे हो तो सबसे, दुनिया का सबसे दुखी आदमी वही है जो करप्शन कर रहा है। सत्य की इच्छा होती है कि हमको दुनिया में सब जान जाए, सत्य की इच्छा होती है कि दुनिया में हमको सब जाने, और असत्य को हमेशा डर रहता है कि कोई हमको जान न ले। यानी विजिलेंस से यदि किसी को डर है तो उसी को डर है। सत्य की इच्छा है कि हमको दुनिया में सब जाने, सत्य चाहता है कि हमको प्रचार किया जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए सर, सीएमडी साहब, सत्य को, जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसको खूब प्रचार प्रसार किया जाए। वी आर डूइंग दिस, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, हम लोग CSR में ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोग माइनिंग सेक्टर में ऐसा काम कर रहे हैं। इसको प्रचार किया जाए, वरना सत्य यदि प्रचार नहीं करेंगे तो मिथ्या बन जाता है। सत्य को प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आदत बनाओ, से नो व्हेन यू वांट टू से नो। यदि आप ना बोलना चाहते हैं तो ना बोलने का हिम्मत रखिए। ये तो उसूल है, इथिक्स से ही बोलता है। उसको माध्यम करते हुए मैंने कविता लिखा था, वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर, वसूलों को ताक पर क्यों रखें हम। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर, वसूलों को ताक पर क्यों रखें हम। गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें हम। गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें हम। माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं हम। पर जो माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं हम। नैतिकता है सफल, नैतिकता है सफलता की राह, नैतिकता है सफलता की राह क्यों भूले हम। नैतिकता है सफलता की राह क्यों भूले हम। थैंक यू।